नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक तरफ जहां पर क्रिश और एक तरफ जहां पर करण और धनंजय दोनों ही अब उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस पंछी ने राजीव के होने की खबर दी थी। तो दूसरी तरफ आलिशा कैलाश अधिकारी के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर दुश्मनों ने उसे अपनी रानी के पद से इस्तीफा देने के लिए बुलाया हुआ था। और इधर रोहित और अनिका यानी कि जॉन और रैनी ये दोनों ही आकाश के साथ अब आलिशा के पीछे पीछे ही चले जाते हैं। और एक तरफ यहाँ पर तीनों ही बच्चे सावित्री, आयशा, मारवा, रेखा मौसी, चिराग, अब्दुल ये सभी यहाँ पर राजमहल में आ जाते हैं। जहाँ एक तरफ ये सब एकत्रित थे तो वहीं श्वेता अब अपने मम्मी पापा से श्रेया के पास रहने की परमिशन लेने के लिए आती है। तो इधर जैसे ही क्रिश अब अपने मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खोलता है बाहर जाने के लिए तो वहां पर उसे दरवाजे पर एकदम से ही वहां पर श्वेता दिखाई देती है। जैसे ही उसे वहां पर श्वेता दिखाई दी उसे देखकर अब क्रिश कहता है तू क्या कर रही है यहाँ पर खड़ी होकर? क्या तुम हमारी बातें सुन रही थी क्या कि मैं मम्मी पापा से क्या बात कर रहा हूँ? क्रिश की इस बात पर अब श्वेता कहती है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। मैं तो बस यहाँ पर मम्मी पापा से बात करने के लिए आई थी। इससे पहले कि मैं दरवाजे को नॉक करती उससे पहले तो तुमने खुद ही दरवाजा खोल दिया। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। श्वेता और क्रिश की बहस अब और बढ़ती के तभी अंदर से ही किशन मामा अब उठकर अब वो वहां पर बाहर की तरफ आ जाते हैं और वो कहते हैं क्रिश तुम्हें तो जाने के लिए देर हो रही थी ना अभी? इस बात पर अब क्रिश कहता है हाँ पापा देर तो हो रही थी, मैं तो बस जा ही रहा हूँ। इस बात पर अब क्रिश वहां से जल्दी से जाने लगता है तो वहीं किशन मामा अब श्वेता को अंदर आने के लिए कहते हैं। श्वेता भी अब अंदर आने के बाद अब अपने मम्मी पापा से कहती है मम्मी पापा मैं कुछ दिनों के लिए श्रेया के साथ रहने के लिए उसके घर चली जाऊं क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहने के लिए आई हुई है। इस बात पर अब अंजलि अपने मन में ही सोचती है कि मुझे भी श्वेता के साथ वहां पर जाना चाहिए। इसी बहाने मैं पिंकी और आरव के साथ भी तो थोड़ा सा वक्त बिता सकती हूँ, वरना अगर मैं एक बार दिल्ली चली गई तो फिर पता नहीं वहां पर इतना वक्त इन्हें दे भी पाऊंगी या नहीं। अपने इन्हीं ख्यालों को दिमाग से हटाते हुए अंजलि मामी अब किशन मामा से कहती है मेरे ख्याल से श्वेता सही कह रही है। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं भी श्वेता के साथ जा सकती हूँ? अंजलि मामी की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी तुम्हें किसी भी काम के लिए रोका है क्या? अगर तुम जाना चाहती हो तो बेशक से जा सकती हो। इस बात पर अब श्वेता कहती है वाह थैंक यू पापा। मैं मयूर भैया से कहती हूँ कि वो मुझे और मम्मी को लेकर वहाँ पर चले जाएं। और हाँ मम्मी आप तब तक अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामान को भी पैक कर लो। श्वेता की इस बात को सुनकर अब किशन मामा भी कहते हैं कि हाँ तुम जाकर तैयारी करो। वो क्या है ना कि मैं भी मयूर के साथ तुम दोनों को वहां पर उनके घर पर छोड़ने के लिए चलता हूँ। इसी बहाने मयूर भी अपने बच्चों से मिल लेगा। और इस बात पर अब अंजलि मामी भी कहती है कि हाँ वो तो है ही, मैं भी अब अपने साथ कुछ सामान पैक कर लेती हूँ। जहाँ एक तरफ अंजलि और श्वेता कैलाश अधिकारी के घर जाने की तैयारी कर रही थी तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब तक कविन आलिशा उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें उन दुश्मनों ने बुलाया था। उनकी कुछ गाड़ी से दूर कैलाश अधिकारी और उसके आदमी खड़े होकर अब आलिशा के इशारे का ही वेट करते हैं क्योंकि आगे का रास्ते पर आलिशा अकेले ही जाती है। कविन आलिशा जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आई तो वो अब इधर उधर देखने लगती है तो उसे वहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वहां पर उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
उन्होंने अपनी तेज आवाज से चिल्लाते हुए कहा कि तुम जो कोई भी हो सामने आओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई इधर शीला और दमयंती को सिर्फ आलिशा की आवाज ही सुनाई देती है। शीला अब अपनी एआई वॉइस से कहती है कि आपका स्वागत है रानी साहिबा, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगी। इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, हमने आपकी शर्त को मान लिया है, अब आप उन्हें छोड़ दीजिए वरना अब आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा भी नहीं है आपको। अब कविन आलिशा की इस बात पर अब शीला को गुस्सा आता है और अब वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करोगी, इस बात को जाने देते हैं। शीला ने ये कहा ही था कि तभी आलिशा के सामने अब ढेर सारी गाड़ियों के एकदम से ही हेडलाइट जल जाती हैं, जिसकी रोशनी अब एकदम से ही आलिशा की आंखों के में चुभने लगती हैं और जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ अब तक धनंजय और करण दोनों की ही गाड़ियां अब एक जंगल के पास आकर रुक जाती हैं। धनंजय पीरामल अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं, तो वहीं करण गुलेरिया भी अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। धनंजय पीरामल के अब वो पास आकर खड़े हो जाते हैं और अब वो उससे कहते हैं, तुम श्योर हो कि राजीव तुम्हें यहीं आसपास ही मिलेगा? अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ मैं श्योर हूँ, मेरे ख्याल से अब हमें इस जंगल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन हाँ हमें अंदर जाते समय चौकन्ना रहना होगा। हम पर अटैक किसी भी तरफ से हो सकता है, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है, इसलिए हो सकता है कि हम उस वार को ना पहचान पाए। अब इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, और अब वो अपनी कमर से अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया अब अपनी अपनी बंदूकों को हाथ में लेकर अब जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक उस शख्स की गाड़ी भी अब वहां पर आ जाती है। वो शख्स अब अपने साथी से कहता है कि जल्दी बाहर निकलो, इससे पहले कि वो दोनों हमारी नज़र से गायब हो जाएं। इस बात पर अब उसका साथी कहता है कि ठीक है, लेकिन आप भी तो उतरिए ना। जल्दी से अब वो दोनों भी उनका पीछा करते हुए बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो दोनों भी अभी करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल के पीछा करने लगते हैं। वहां करण और धनंजय अभी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। धनंजय अब करण से कहता है, तुम एक काम करो, तुम लेफ्ट तरफ जाओ और मैं राइट की साइड जाता हूँ, और करण बी केयरफुल। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ धनंजय तुम भी अपना ख्याल रखना। एक दूसरे से बात करते हुए करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही अब अपने अपने रास्ते पर उन्हें ढूंढने लगते हैं। बड़े धीमे धीमे कदमों से वो दोनों अपने कदमों को बढ़ा रहे थे। तो वहीं उनका पीछा करते हुए आया वो शख्स अब अपने साथी से कहता है कि तुम उसके पीछे जाओ और मैं इनके पीछे जाती हूँ। इस बात पर अब उसका साथी कहता है कि ठीक है, बट ध्यान से। इस बात पर अब वो शख्स कहता है कि ठीक है। अपनी बातें करने के बाद अब वो दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। जिस तरह से करण और धनंजय दोनों ने ही एक अलग अलग रास्ते को चुना था। वहीं दूसरी तरफ अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब एक शख्स अपने हाथ में कुछ पेपर्स को लिए हुए था और वो उन पेपर्स को अपने हाथ में लेता और कहता है, रानी साहिबा क्या आप उस राजमहल को हमें देने के लिए आप तैयार हैं? अब आप उन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाइए, जिससे फिर ये राजमहल हमारा हो जाएगा। अब उस शख्स की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, हम पहले उन्हें देखना चाहते हैं, उसके बाद ही हम कहीं पर साइन करेंगे। कविन आलिशा की इस बात पर अब शीला अपनी गाड़ी में बैठी हुई अपनी एआई वॉइस से कहती है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है चूज करने का। शीला ने इतना कहा ही था कि तभी कविन आलिशा अब घेर के कुछ दमयंती की स्त्री कविन आलिशा को घेर कर कुछ दमयंती की स्त्री सिपाहियां आ जाती हैं और वो कुछ देवराज गुलेरिया के ट्रेंड फाइटर भी उन्हीं में थे। तो वहीं राजीव गुलेरिया के कुछ फाइटर भी अब वहीं पर ही थे। कविन आलिशा अब एक एक करके अपने चारों तरफ देखने लगती है, क्योंकि कविन आलिशा को यहाँ पर दमयंती की सिपाहियों ने, राजीव के फाइटर्स ने, इन सभी ने ही उन्हें वहां पर घेर लिया था। और अब वो अपने मन में ही सोचती है कि मामा जी का शक तो बिल्कुल सही निकला। आई होप कि उन्हें मिस्टर राजीव गुलेरिया मिल गए होंगे, सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा हो। यहाँ कविन आलिशा भी अपने ख्यालों में ही थी। तो वहीं अपनी गाड़ी में बैठी हुई शीला और दमयंती अब दोनों की ही नजर
कविनालिशा पर ही थी, क्योंकि कविनालिशा उन सबके बीच में गिरी हुई साफ नजर आ रही थी। दमयंती जब आलिशा को देख रही थी तो उसके मन में अब आलिशा के लिए एक अलग सा ही लगाव था, लेकिन वो जानती थी कि ये शीला कैसी है, जिस लड़के से कभी शादी करना चाहती थी, उसे मारने में एक पल भी नहीं गवाती है, तो उसे मुझे मारने में कितना ही वक्त लगेगा। और वैसे भी अब मुझे लतिका की कस्टडी नहीं चाहिए। वो अपनी मासी के पास ही तो है। आलिशा एक माँ की तरह उसे प्यार करती है। जो जिंदगी आलिशा ने लतिका को दी है, वैसी जिंदगी तो मैं भी उसे शायद कभी नहीं दे सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये शीला आलिशा को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। दमयंती अब अपने मन में ही यही सब सोचती है। दमयंती को इस तरह अपने मन में सोचते हुए किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ देखकर अब शीला दमयंती से कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? अब शीला की इस बात पर अब दमयंती कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, इन दोनों की बातें सुन रही हूँ। सौम्या जो कि अभी ड्राइवर सीट पर ही बैठी हुई थी, उसने अब दमयंती से कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें आलिशा को मारना ही है? सौम्या की इस बात पर अब शीला कहती है, अरे नहीं, अभी मारना नहीं है, अभी तो हमें आलिशा के हाथों से बहुत कुछ काम करवाना है, ठीक वैसे ही जैसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को किसी और ने बनाया था, लेकिन नाम उसे मरे हुए किंग का ही, लेकिन दुनिया उस के पीछे हाथ सिर्फ किंग का ही समझती है। ये दुनिया है ही ऐसी। ये कहते हुए ही शीला अब जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ ही देर में उधर जॉन, एनी और आकाश की गाड़ी भी अब वहीं पर ही आ जाती है। एनी अब आकाश से कहती है, चाहे जो भी हो जाए, हम गाड़ी से बाहर नहीं, तो आप गाड़ी से बाहर नहीं आओगे, और हाँ मेरा यकीन करो, मैं आलिशा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए ही एनी ने अब अपना जल्दी से फेस मास्क लगा लिया था, तो वहीं जॉन ने भी अभी यही काम किया था। एनी अब जॉन से कहती है कि तुम यहीं पर रुको और आकाश को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, कोई भी इस पर अटैक ना कर पाए। इस बात पर अब जॉन भी कहता है, यू डोंट वरी अनिका, आई टेक केयर ऑफ हिम, तुम जाकर कभी आलिशा को बचाओ। जॉन की यह बात सुनकर अब एनी अब अपने कदमों को आगे बढ़ा लेती है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब एनी कैलाश अधिकारी के आदमी के पास आ जाती है और अब वो कैलाश अधिकारी से कहती है, क्या अपडेट है? अनिका की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहता है, अच्छा हुआ अनिका कि तुम यहाँ पर आ गई, जरा सामने तो देखो, रानी साहिबा दुश्मनों के बीच में फंस गई है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और रानी साहिबा ने तो ईयरपीस पर भी कोई भी मैसेज नहीं दिया है। कैलाश अधिकारी की बात को सुनकर अब एनी जब आलिशा की तरफ ध्यान से देखने लगती है, तो आलिशा के कानों में 2 अलग अलग ईयरपीस लगे हुए थे। आलिशा को वहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी की कमांड का ही वेट कर रही थी। जहां एक तरफ यहाँ पर आलिशा की एक कमांड का वेट सभी कर रहे थे, तो वहीं कविनालिशा भी अपने मामा धनंजय पीरामल के कमांड का ही वेट कर रही थी। क्योंकि उसने अपने कान में एक ईयरपीस तो धनंजय से कनेक्टेड करके लगाया हुआ था और एक पीस उसने यहाँ पर कैलाश अधिकारी के आदमियों से कनेक्टेड कर लगाया हुआ था। कविनालिशा यहाँ पर है ऐसे खड़ी थी जैसे किसी स्टैचू को यहाँ पर खड़ा कर दिया हो। इधर एक तरफ जहाँ कविनालिशा ऐसे थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभी करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अभी उस जंगल में आगे बढ़ते हुए ही जा रहे थे। अब तक ये दोनों जंगल के बीचों बीच आ गए थे और वो दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने थे। क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जहां पर 2 रास्ते आए तो उनमें वो दोनों अलग अलग हो गए थे, लेकिन अब इस बीचों बीच में वो बिल्कुल आमने सामने थे। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो अब एकदम से हैरान हो जाते हैं। करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल से कहता है कि ये 2 अलग अलग रास्ते यही आकर मिल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस बात पर अब धनंजय पीरामल आसपास देखने लगते हैं। जैसे ही धनंजय अब यहाँ पर इस जंगल में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखते हैं तो वहां पर उसे फिर से एक पंछी दिखाई देता है। उस पंछी को देखकर धनंजय पीरामल अब उस पंछी के साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो
जब वो पंछी धनंजय पीरामल की तरफ देखने लगता है तो उन दोनों के बीच में अब आंखों ही आंखों में बातें होनी शुरू होने लग जाती है। वो पंछी जहां पर बैठा हुआ था वहां से उठकर अब उसके सामने अब एक झाड़ी बनी हुई थी और वो पंछी अब उस झाड़ी के इर्द गिर्द अब उड़ रहा था। उस पंछी को ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि करण बी केयरफुल, राजीव इन झाड़ियों के अंदर ही है और शायद शायद हमारे दुश्मन भी। धनंजय ने अभी इतना ही कहा था कि पता नहीं कहां से उन झाड़ियों के अंदर से कम 70 से 80 लोग एकदम से ही उनके सामने आ गए थे और उन दोनों को उन सभी ने ही घेर लिया था। वो उन दोनों को घेर कर खड़े हो गए थे। उन आदमियों में से एक करण गुलेरिया और धनंजय की तरफ देखकर कहता है कि कौन हो तुम दोनों और यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखो, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम दोनों को तो यहाँ से अभी के अभी वापस लौट जाओ और हाँ, अपने चेहरे का ये मास्क हटाओ ताकि हमें भी तो पता चले कि तुम लोग हो कौन। अब ये सुनते ही इधर करण और धनंजय दोनों ही अभी एकदम से ही खामोश रहते हैं और वो भी अपने चारों तरफ के लोगों को बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद वो दोनों अभी अपने हाथों की मुट्ठियों को बीच लेते हैं क्योंकि अब तक उन दोनों ने ही अच्छी तरह से अपनी फाइटिंग की कैलकुलेशन बना ली थी। और फिर वो दोनों अभी आंखों ही आंखों में कुछ एक दूसरे के साथ इशारा करते हैं और एक दूसरे के इशारों को समझने के बाद यहाँ धनंजय ने अब अपनी अटैकिंग पोजीशन ले ली थी तो वहीं करण गुलेरिया ने भी अपनी अटैकिंग पोजीशन अच्छी तरह से ले ली थी और कुछ ही देर में उन सभी के बीच में अब एक वहां पर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ यहाँ पर दुश्मनों के 70-80 लोग थे तो वहीं ये दोनों उन सब के बीच में अकेले थे। धनंजय और करण दोनों अब एक वार के करण और धनंजय दोनों के एक वार ही काफी थे उन सभी को मौत के घाट उतारने के लिए। जहां पर बाहर फाइट चल रही थी तो वहीं उस घर के अंदर बैठे हुए दोनों बुड्ढे अब अपने फोन की स्क्रीन को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उस स्क्रीन को देखकर अब एक बुड्ढा कहता है, हमारा ठिकाना आखिर किसे कैसे पता चला और ये किसको पता चला है? कौन है वो जिसे हमारे ठिकाने के बारे में पता चला? ये दोनों कौन हैं? इस बात पर अब उसका वो साथी कहता है कि वो छोड़ो कि ये सब कौन है। अब अभी के लिए ये जरूरी है कि अपने आदमियों से कहो कि इन दोनों को वहीं पर ही खत्म कर दें इससे पहले कि वो हमारे पास यहाँ तक पहुँचे। अब अपने साथी की इस बात पर अब पहला बूढ़ा कहता है, क्या क्या तुम्हें कहने की जरूरत है? पूरा जंगल तो हमारा है और हमारे आदमी पूरे जंगल में ही फैले हुए हैं। एक काम करते हैं, इस राजीव को यहीं छोड़ते हैं और हम दोनों यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये सुनते ही अब उसके साथी ने कहा, क्या तुम इन दो लोगों से डर गए? इस बात पर अब पहला बूढ़ा कहता है, बहादुरी में और बेवकूफ़ी में धागे जितना ही फर्क होता है। इस वक्त हमारा यहाँ से चलना ही सही है। मेरे ख्याल से हम हमारे दूसरे ठिकाने पर अब हमें चलना चाहिए क्योंकि अगर ये लोग, क्या तुमने देखा नहीं कि किस तरह से इन्होंने उन 70-80 लोगों की क्या हालत की है? तो इसलिए हमें इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी हमारे लिए यही ठीक होगा कि हमें दूसरे ठिकाने पर जाना चाहिए। अब ये सुनते ही अब उसका साथी कहता है, ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। चलो, और वैसे भी ये राजीव अभी हमारे किसी काम का है ही नहीं।